अब हम लोग क्या है कि ये पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। ये जो निवेश और बाध्यता चैप्टर है उसी का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 12 का एनसीईआरटी चैप्टर का 9। चलिए तो इसमें देखते हैं। पहला जो है यहाँ पे सवाल पूछ रहा है आपको आज कि संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती करने का शुरुआत की थी उस पर राज क्या लगाता था। देखो, संथाल क्या थे कि कोई ज़मीन था उसको साफ कर वहाँ पे खेती कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि उसने तो मेहनत से साफ किया, लेकिन सरकार क्या करने लगा, फिर इससे भारी कर वसूलने लगा। अब उसके बाद जो संथाल लोग डिकू किसको ये शब्द प्रयोग करते थे, तो बाहरी लोगों और साहूकार के लिए लोग डिकू शब्द का प्रयोग करते थे। आपके यहाँ पे जो चित्र है, एक बॉक्स दिया हुआ इस बुक में, उसके अनुसार बोला जा रहा है कि संथाल और ब्रिटिश राज के पहाड़ियों सिपाहियों के बीच युद्ध का चित्र कब प्रकाशित हुआ। तो संथाल और ब्रिटिश राज के जो सिपाही है उसके बीच एक युद्ध हुआ। कब हुआ था? 23 फरवरी 1856। 23 फरवरी 1856। उस बुक का नाम है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में 23 फरवरी 1856 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में। फिर उसके बाद यहाँ पर है, तो वही कब प्रकाशित हुआ था? 23 फरवरी 1856 इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में। उसके बाद 1850 के दशक तक संथाल लोग किस तरह से आदर्श संसार का निर्माण करना चाहते थे। तो 1850 के दशक तक जो संथाल लोग हैं ना, वो लोग ऐसा निर्माण करना चाहते थे जहां उनका अपना शासन हो और वो लोग बाहरी नियंत्रण से क्या हो, मुक्त हो। औपनिवेशिक राज के खिलाफ विद्रोह करना होगा ताकि स्वतंत्र और आदर्श समाज स्थापित करना चाहे। फिर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है ये नेता के ऊपर। किसके ऊपर सवाल पूछ रहा है? नेता के ऊपर। आपको मालूम है संथाल विद्रोह में प्रमुख कौन था? सिद्धू कानू चांद भैरव, ठीक है ना, सिंधु माची। बिरसा मुंडा क्या था? मुंडा विद्रोह का। फिर यहाँ पे सवाल आपको पूछ रहा है, देखो ये जो है ये जो सवाल है आपको संथाल का व्यवसायिक फसलों से क्या संबंध था उसके ऊपर है। यहाँ पे बोल रहा है संथाल ने किस प्रकार के जीवन को छोड़कर एक अस्थायी स्थान पर बसना और व्यावसायिक खेती को शुरू करना शुरू किया था। तो संथाल पहले क्या थे? खाना बदोश थे, घुमंतु जिंदगी जीते थे, लेकिन फिर वो क्या किए? अस्थायी जीवन जीने लगे और उसके बाद व्यावसायिक फसल है उसकी खेती करने लगे। तो क्या संथाल वाणिज्यिक व्यावसायिक फसल की खेती करते थे? तो आप लोग बोलोगे यस, बिल्कुल करते थे। उसके बाद है यहाँ पे इस वाला सवाल में देखिए, संथाल को अपनी ज़मीन खोने का डर क्यों सताने लगा। संथाल को ऐसा क्यों लगने लगा कि हमने जो मेहनत से ज़मीन साफ किया है वहाँ पर हम कहीं खो न दें। तो एक तो काम क्या है, सरकार पता है कि सरकार यहाँ पे हेवी टैक्स लगा रही है, तो टैक्स अगर नहीं चुका पाएंगे तो ज़मीन सबको क्या कर देगा? बेदखल कर देगा। दूसरा, वहाँ पे जो डिकू है वो उन लोगों को क्या कर रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं, लेकिन बहुत ऊँचे दर पे। इनसे डर है अगर हम ब्याज का पैसा नहीं चुकाएंगे तो फिर ये हमारी ज़मीन छीन लेगा। तीसरा यहीं पर है, कर्ज अगर अदा नहीं कर पाएंगे तो ज़मींदार ज़मीन पे कब्जा कर लेगा। तीनों तरीके से, ज़मींदार से भी परेशान, डिकू से भी परेशान और सरकार से भी परेशान इसी का। फिर यहाँ पर जो सवाल है ये बोल रहा है 1850 के दशक तक संथाल लोग कैसा आदर्श संसार बनाने के लिए विद्रोह करने के लिए तैयार होने लगे थे। तो वो लोग ऐसा चाहते थे कि जहाँ पे जमींदार और यानी कि जमींदार साहूकार या फिर जो ये सरकार है उसके शासन से क्या हो, मुक्त हो, बाहरी नियंत्रण से क्या हो, मुक्त हो, वहाँ पे डिकू कोई ना हो। ठीक है, अपना शासन की बात करते हैं। उसके बाद ये पता ही है क्या फिर बुक में ये जो न्यूज़पेपर है संथाल के लिए बहुत फेमस है। चित्र में दिखाया गया कि संथाल और ब्रिटिश सिपाहियों के बीच युद्ध का दृश्य किस ब्रिटिश समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। मतलब संथाल और ब्रिटिश सिपाहियों के बीच जो युद्ध हुआ वो जो प्रकाशित हुआ था इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में। और यह चित्र कब प्रकाशित हुआ था? 23 फरवरी 1856 को। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कथन आपको चुनना है। 1850 के दशक के संथाल विद्रोह, बिल्कुल औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब संथाल विद्रोह और औपनिवेशिक शासन है उसका क्या रिलेटिव था उसको बताना है। संथालों ने महसूस किया कि जिस दामन को इलाकों की ज़मीन को उन्होंने साफ करके खेती योग्य बनाया था उस पर उनका नियंत्रण समाप्त होता जा रहा था। बिल्कुल
चलिए यहाँ देखो, तो हाँ, ये जो युग जमीन बनाया था उस पर पता चला कि उसका नियंत्रण समाप्त हो रहा था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संथाल को इस बात को तो डर था ही। फिर यहाँ बोल रहा है, सिद्धू माझी के नेतृत्व में संथालों का मुख्य उद्देश्य जमींदार साहूकार औपनिवेशिक राज्य को समाप्त कर एक ऐसे आदर्श संसार का निर्माण करना जहाँ उनका अपना शासन हो। बिल्कुल उनका उद्देश्य क्या था कि इन सबको समाप्त करके मेरा शासन हो। फिर यहाँ बोल रहा है, ब्रिटिश इंडी मीडिया जैसे इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, पता है ना संथाल विद्रोह के बारे में इसमें छपा हुआ था। इसमें इस विद्रोह को केवल एक स्थानीय असंतोष के रूप में दिखाया है और संथालों के प्रति ब्रिटिश समाज की पूर्व धारणाओं में कोई बदलाव नहीं आने दिया। गलत है। सबसे पहली बात तो केवल एक स्थानीय विद्रोह नहीं था, उसके बाद जो है इसमें धारणा में बदलाव आया है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आइए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो न्यूज़ प्रकाशित हुआ था 23 फरवरी 1856 में, इस युद्ध में संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को पूरी तरीके से बदल दिया। जो संथाल के बारे में सोचते थे वो पूरी तरीके से बदल गया। जो गांव पहले जो ब्रिटिश लोग हैं वो संथालों के गांव को पहले क्या समझते थे, नीरव और शांत, अब वह नरसिंह और बर्बरतापूर्ण कृत्यों का स्थान बन गए। याद है संथाल को सपोर्ट किया था ये लोग सोचता था संथाल बढ़िया आदमी है, किसको भगाने के लिए, पहाड़िया को पर भगाने के लिए। तो संथाल को पहले क्या समझते हैं, शांत। लेकिन अब वही जो है जब विद्रोह होने लगा तो वही शांत किस में दिखाई पड़ने लगा, बर्बरतापूर्ण में। तो धारणा में बदलाव हुआ। तो मेन स्टेटमेंट आपको यही वाला फोकस करना था इस सवाल में। आइए अब इस पे सवाल बनाते हैं, औपनिवेशिक भारत के इतिहास में दीकू और साहूकार शब्द संथालों के शोषण से गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल सही है। इस पाठ के संदर्भ में साहूकार और जमींदारों के प्रति संथालों के बढ़ते असंतोष का मुख्य कारण क्या है, तत्काल मुख्य कारण क्या है, मतलब विद्रोह का कारण पूछ रहा है। साहूकार और संथाल को दिए जाने वाले ऋण पर अत्यधिक ऊंची ब्याज दर वसूल करना। बिल्कुल, जो साहूकार द्वारा संथाल को दिया गया है ऋण है उस पर अत्यधिक ब्याज दर वो लोग क्या करते हैं, साहूकार वसूलते थे। ये लाइन बिल्कुल सही है। जब ऋण नहीं चुका पाते तो जमींदार उनका जो संथाल का ज़मीन है वह कब्जा कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट बहुत ट्विस्ट है। ये देखने यहाँ लिख रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक राज द्वारा संथाल की वाणिज्यिक फसलों के व्यापार पे पूर्ण प्रतिबंध लगाना। मतलब बोल रहा है कि संथाल विद्रोह का एक कारण ये है कि जो संथाल वाणिज्यिक फसल खेती करना चाहते थे लेकिन ब्रिटिश उसको करने नहीं दे रहा था। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, उल्टा तो ब्रिटिश प्रोत्साहन करेगा वाणिज्यिक फसल के लिए। तो ये जो पॉइंट है कन्फ्यूजन पॉइंट है वाणिज्यिक फसल वाला, ठीक है ना। ये पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात नहीं था, इस पर उल्टा प्रोत्साहन करेगा। तो तीसरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सॉरी गलत है। तो ये यहाँ पे मैंने हुआ भी है, वाणिज्यिक फसल वाला जो बात है इसको समझो। पाठ में कहीं भी ब्रिटिश सरकार द्वारा वाणिज्यिक फसलों के व्यापार पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि संथाल स्वयं बाजार के लिए वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे। जबकि संथाल क्या है, खुद भी एक तो, क्योंकि इसका तो चाहिए था ही किसको, ब्रिटिशर्स को इसमें हित था ही, ये भी खुद बाजार के लिए खेती करने लगे थे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। अब इस पेज पे आते हैं, सवाल क्या क्या। अब पहला सवाल ये दिखाया गया है कि संथालों को गांव को कब जलाया गया, याद है 23 फरवरी 1856। इसी में तो ये जो न्यूज़ चैनल है इसमें प्रकाशित हुआ था ये दृश्य। फिर दूसरा सवाल पूछ रहा है, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित इन चित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये जो चित्र प्रकाशित हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश शक्ति और विद्रोह को कुचलने की क्षमता को प्रदर्शन करना। यह चित्र ब्रिटिश जनता को यह दिखाने के लिए था कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली है और वो किसी भी विद्रोह को दबाकर औपनिवेशिक शासन थोपने में सक्षम है। मतलब कि देख ले भाई, हम किसी विद्रोह को दबा देंगे, अगर तुम भी ऐसा विद्रोह करेगा तो तुम्हारा भी दबाएंगे। फिर यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारियों को किस प्रकार दर्शाया गया है इस विद्रोह में। ब्रिटिश अधिकारी को दर्शाया गया हाथी और घोड़े पर सवार विजय के गर्भ में। हाथी और घोड़े पर सवार विजय के गर्भ में दर्शाया गया है। मतलब एक तरीके से बब्बर, बहुत शान शौकत, ऐसा टाइप का
कुछ, एक सेकेंड, ऐसा टाइप का कुछ दर्शाया गया है, ठीक है। एक सेकेंड सर, ये भी इस पे सवाल पे दिए गए पाठ्यांश के लिए निचले भाग के अनुसार यहाँ पर रहा किस वर्ष संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण हुआ। मतलब संथाल परगने का निर्माण कब हुआ, तो 1855-56 में होगा। 1855-56 में ही होगा संथाल परगने का निर्माण किया गया औपनिवेशिक सरकार द्वारा। ये जो संथाल परगने हैं ये औपनिवेशिक सरकार द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर देखिए इतना बड़ा सवाल है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा एक एक स्टेटमेंट को, ठीक है। आइए, राजनीतिक संदेशों और औपनिवेशिक कलाकृतियों की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भी राजनीतिक संदेश है और औपनिवेशिक कलाकृति है उसका जो नेचर है उसके बारे में सही कथन चुनिए। चित्र के केंद्र में ब्रिटिश अधिकारियों को हाथी और घोड़े पर शान के सवार के तथा हुक्का गुड़गुड़ाते हुए दिखाकर यह प्रदर्शित किया गया है कि विद्रोह समाप्त हो चुका है और शांति बहाल हो चुकी है। बिल्कुल, वो जो इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ था ना उसमें ये दिखाया गया था कि जो अधिकारी इसको हाथी और घोड़े पर सवार किया गया है और ये दिखाकर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए आगे चल रहे हैं सिगरेट पीते हुए, और ये बता रहा है कि विद्रोह समाप्त हो चुका है और शांति बहाल हो चुकी है। तो ये सही है। इस चित्र में विद्रोही संथालों और जंजीरों से बंधे हुए और जेल ले जाते हुए दिखाया गया जो ब्रिटिश कानून व्यवस्था की निष्पक्षता को दर्शा रहा है। भाई जेल ले जाएगा, मारते मारते इसको गेंद बना दिया था, निष्पक्षता नहीं। और ये ऐसा चीज़ नहीं दिखाया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इस प्रकार की औपनिवेशिक तस्वीरों का निर्माण ब्रिटिश जनता के मन में यह छवि बनाने के लिए किया जाता था कि साम्राज्यवादी व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। बिल्कुल, खौफ पैदा करने के लिए इस प्रकार का बनाया गया था चित्र। विद्रोह के ठीक बाद ब्रिटिश सरकार ने संथालों को पूरी तरह दबाने के लिए उनके क्षेत्रों पर पूरी तरह समाप्त कर दिया, उनके क्षेत्रों को पूरी तरह समाप्त कर दिया और किसी नए प्रशासनिक प्रभाग का गठन नहीं किया। गलत, संथाल परगना का गठन हुआ था ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। आइए आप देखते हैं। सबसे पहले फोर्थ स्टेटमेंट को ही देख ले रहे हैं कि विद्रोह दबाने के बाद क्या हुआ था कि सरकार ने संथाल परगना नामक एक प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया था, ठीक है, ना कि उसके अस्तित्व का समाप्त किया था। विद्रोह के बाद संथाल परगना का क्या हुआ, गठन हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि विद्रोहियों को जंजीर में दिखाने निष्पक्षता को नहीं बल्कि औपनिवेशिक दमन और कैदियों पर उनकी पूर्ण विजय को दिखाता है। वही तो, निष्पक्षता कैसे दिखाएगा, वो दिखाएगा कि देखो उसको कैसे कैदी बना के ले जा रहे हैं। कहाँ चल गया, आगे चल गया क्या। आइए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब ये क्रिटिकल थिंकिंग पर आपका सवाल सेट किए हम। आइए, जो लंदन न्यूज़ प्रकाशित हुआ था उसका बहुत सारा चित्र देखने के बाद आपके मन में ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में कौन सी इंपीरियल इमेज उभरती है, ठीक है ना। ये वैचारिक प्रश्न है, इसके बारे में सोचिए। भारत एक अशांत क्षेत्र है जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त सैन्य बल और गांवों को जलाना न्याय संगत प्रशासनिक मजबूरी है। बताइए, ब्रिटिश अधिकारी भारतीय जनता के अधिकार के रक्षक है, वो स्थानीय संस्कृति के साथ सामंजस्य बैठाकर शासन चला रहे। अब इसमें बोल रहा है सामंजस्य की बात बोल रहा है, इसमें बोल रहा है जलाना, जो क्या अवैध की बात है। संथाल विद्रोह एक शक्तिशाली साम्राज्य के सामने पूरी तरह असहाय है और पराजित हो चुके हैं तथा ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ किसी को भी चुनौती का अंत विनाशकारी होगा। ये भी बात बोला ही था। ऐसे देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो 1 और 3 इसका सही है। ये तो पता है कि अंत विनाशकारी होगा। और ये क्या है, बोला कि हम नहीं यूज़ करेंगे तो ऐसे लोग को शांत कैसे करेंगे, जलाएंगे नहीं तो। तीसरा जो बोल रहा सामंजस्य बैठा कर चल रहा है वो गलत है। सामंजस्य बैठा कर चलेगा तो फिर विद्रोह क्यों होगा, तो ये क्या है, गलत है। अब इस पे सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बुकानन की यात्राओं का खर्च क्यों उठाती थी। मतलब जो कंपनी है वो बुकानन की यात्राओं का खर्च क्यों उठाती थी।
तो कंपनी को उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन इकट्ठा करता था। इस कारण वो उच्च अधिकारी नहीं था, बल्कि कंपनी को वह जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था जो कंपनी को ज़रूरी था। हाँ, बुकानन ज़रूर एक कर्मचारी था और कंपनी को अपने व्यावसायिक लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, भूमि का सर्वेक्षण है और जो राजस्व स्रोत है उसकी जानकारी होनी चाहिए था। कंपनी को अगर व्यावसायिक लाभ करना है तो वहाँ पर क्या छुपा है उसकी जानकारी हो, किस प्रकार का लैंड है उसकी जानकारी हो, क्या क्या प्रकार से राजस्व आ सकते हैं उसकी जानकारी हो, जो कि बुकानन उनको देता था। फिर यहाँ पूछ रहा है, जो बुकानन जब किसी गांव में अपनी फौज सर्वेक्षण के साथ आता तो स्थानीय लोग उसे किस रूप में देखते हैं? एजेंट के रूप में देखते थे कि ये सरकार का क्या है, एजेंट है। फिर यहाँ पे सवाल, 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथालों के लिए किस क्षेत्र का निर्माण किया गया था? तो बताए थे विद्रोह के बाद संथाल परगना बनाया गया था संथालों को संतुष्ट करने के लिए। 5500 वर्ग का मील का स्थापना संथाल परगना किया गया, जिसमें भागलपुर और बीरभूम जिलों का कुछ हिस्सा शामिल किया गया था। फिर यहाँ पे जो संथाल परगना बना था तो इसमें कौन जिलों को शामिल किया गया था? सबसे पहली बात बना कब? 1855-56 कितना वर्ग मील में? 5500 वर्ग मील में। इसमें शामिल था भागलपुर और बीरभूम जिला, ताकि संथाल लोग शांत हो सके। फ्रांसीसी बुकानन की यात्राओं का खर्च कौन उठाता था? क्यों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगा, क्योंकि जो राजनीतिक है, व्यवसायिक सूचना है, वो कंपनी को दे सके। फिर यहाँ बोल रहा बुकानन जो है इस कंपनी का सर्वेक्षण करते समय मुख्य रूप से क्या खोजने और निरीक्षण करने का निर्देश थे? बुकानन को कंपनी द्वारा निर्देश दिया गया था कि जब तुम सर्वेक्षण करेगा तो तुम क्या चीज़ पर मेनली फोकस करेगा? तो वो बोला गया था कि वाणिज्यिक दृष्टि से जो मूल्यवान पत्थर हैं, खनिज है और स्थानीय उत्पादन पद्धतियाँ हैं उस पर ध्यान दोगे। जैसे कि लोह खनिज, ग्रेनाइट, साल्टपीटर से संबंधित स्थानों का पता लगाएं और नमक और लोहा कच्चे को निकालने का स्थानीय पद्धति का परीक्षण करें। किस तरीके से वहाँ नमक हो या कच्चा लोहा उसको कैसे निकालेंगे, और जो पत्थर है, खनिज है, वो सब कैसे निकालेंगे, तो वो सब पे ध्यान देना चाहिए था। मतलब यहाँ पे बोल रहा है ग्रेनाइट, अवरक, साल्टपीटर, ये सब पत्थर, खनिज और कच्चा लोहा, नमक, ये सब पे। फिर यहाँ बोल रहा है कि जो स्रोत में है कड़ैया के पास, क्या है? कड़ैया के पास कि चट्टानों के विवरण में बुकानन मुख्य रूप से किस खनिज चट्टानों के प्रकार का उल्लेख किया? तो बुकानन अपनी पत्रिका में लिखा है कि जो छोटे दानेदार ग्रेनाइट मिला है जिसमें लाल लाल फ्लेट्स पर क्वार्ट्ज और काला अभ्रक था, उसने आगे एक अन्य चट्टान मिली जिससे बारीकी दोनों वाला ग्रेनाइट था, जिसमें पीली और फ्लेट्सपर और सफ़ेद क्वार्जाइट था। तो दानेदार, फ्लेट्सपर और अभ्रक, यही सब खोजा। कड़ैया के पास जो चट्टान मिला उसमें क्या खोजे? संगमरमर, चूना पत्थर नहीं, कोयला पेट्रोलियम नहीं, बलुआ पत्थर, हीरा नहीं, ये ग्रेनाइट, फ्लेट्सपर, अभ्रक, ठीक है, ये सब खोजा। अब जो है यहाँ पे औपनिवेशिक राज द्वारा 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद उठाए गए प्रशासनिक कदमों और उनके अंतर्निहित उद्देश्यों को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जैसे ही संथाल विद्रोह समाप्त हो गया तो उसके बाद जो कौन कौन सा प्रशासनिक कदम उठाया गया, आपको तो पता ही, संथाल परगने का निर्माण किया गया था, बिल्कुल। और उसके बाद क्या है, ब्रिटिश सत्ता का मुख्य उद्देश्य केवल संथालों की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना था, जिसके लिए उन्होंने बिना किसी नए विशेष कानून के इस क्षेत्र में स्वायत्तता दे दी। ये गलत है, ये स्टेटमेंट ऐसे पढ़ने से लग रहा है गलत कि केवल संथालों की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना था, जिसके कारण बिना किसी नए कानून का इस क्षेत्र में उन लोग को आज़ादी दे दिया। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे बोल रहा है जो सेकंड स्टेटमेंट वो सत्य है। औपनिवेशिक राज्य का उद्देश्य संथालों की भलाई या सांस्कृतिक रक्षा नहीं, बल्कि विद्रोह को दबाकर व्यवस्था स्थापित करना था। इसके लिए उन्हें उस क्षेत्र में कुछ विशेष कानून लागू किए थे, ना कि विशेष कानून के
स्वतंत्रता दी थी। देखो पहली बात जो है उसको परगना बना रहा है, चाहे कुछ भी छोटा सा भी इसको जो आज़ादी दे रहा है, तो उसका काम था उसका भलाई या सांस्कृतिक रक्षा करना नहीं, वो क्या करना था, वहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित करना था। इस कारण और ऊपर से बिना कानून बनाए कैसे दे देगा, कुछ कानून भी बनाया था। फिर यहाँ पर है बुकानन की यात्रा पे, यहाँ पे बोल रहा है फ्रांसीसी बुकानन ने भारत की यात्रा की, बिल्कुल की, प्राकृतिक और स्थानीय ग्रामीण आबादी के बीच उनके छवि के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जब भी बुकानन बड़े दल जिसमें कि नवीस हो गया, नक्शा नवीस हो गया, सर्वेक्षण कुली हो गया, पालकी उठाने वाले शामिल थे, तो बुकानन अपने साथ इन लोग को लेके चलता था। जब भी किसी गांव में ये प्रवेश करता था तो स्थानीय लोग उसे कंपनी का क्या मानते, एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में देखते थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि बुकानन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष वैज्ञानिक अन्वेषक था जो अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासा और प्राकृतिक दृश्यों के प्रति प्रेम के कारण यात्राओं का आयोजन स्वयं कर रहा था। क्योंकि बोल रहा है, बताओ तो क्योंकि क्या है, ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि का ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। निष्पक्ष वैज्ञानिक अन्वेषक हो सकता है क्या, नहीं ना, वो तो कंपनी को फायदा कराने के लिए ही सोचता था, ठीक है। दूसरा कथन गलती है, यह पूरी तरह गलत है कि बुकानन कोई स्वतंत्र यात्री नहीं था, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आधिकारिक कर्मचारी था और उसकी यात्राओं का खर्च पूरा कंपनी उठाता था और साफ निर्देश दिए गए थे कि उसे क्या देखना, क्या खोजना है। जबकि उत्तर में क्या कर रहा है, बुकानन एक स्वतंत्र यानी कि खुद से, जैसे इब्न बतूता ये सब आया यात्रा करने, उससे तुलना कर रहा है। स्वतंत्र नहीं था, ये EIC के द्वारा भेजा गया आदमी था। उसको प्रकृति प्रेम ये सब बड़ा बात नहीं है, उसको आयोजन स्वयं कर रहा था क्या, नहीं, EIC फंडिंग कर रहा था। उसके बाद उस प्राकृतिक साइट पे इसको क्या करना है, क्या देखना है, वो सब कंपनी डिसाइड करती थी, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, इसको स्टार मार्किंग लगा सकते हैं इस वाले पॉइंट को। फिर यहाँ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुकानन को दिए गए व्यवहारिक और व्यावसायिक निर्देश और बुकानन के मूल्यांकन के तरीकों के संदर्भ में कौन सा कोड सही है। बिल्कुल, कंपनी ने बुकानन को क्या दिया था, निर्देश दिया था, उसके बाद बुकानन क्या किया, मूल्यांकन किया, तो कौन सा कथन सही है। कंपनी ने अपनी शक्ति से रिलेट करने के बाद उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज पर जोर दिया जिन पर कब्जा करके व्यावसायिक उपयोग किया जा सके। बिल्कुल, कब्जा तो करेगा ही, जो खोज हुआ प्राकृतिक संसाधन उसके बाद उस पर कब्जा तो करेगा ही। बुकानन केवल धरातल के ऊपर दिखने वाले दृश्यों का विवरण लिखता था, उसने भूमि के आंतरिक स्तरों और भूवैज्ञानिक परतों का अध्ययन नहीं किया है। ये बोल रहा है बुकानन केवल ऊपरी ऊपरी देखता था, जो अंतर में मेन चीज़ उसको नहीं देखता था। अब ये स्टेटमेंट चेक करना होगा। बुकानन किसी भी भूदृश्य को देखते समय यह भी रेखांकित करता था कि स्थानीय निवासी की तुलना में, जो स्थानीय निवासी है उसके तुलना में उसमें किस प्रकार का बदलाव करके उसे अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब बोल रहा है कि यह भी देखता था कि मान लीजिए पहले से ये जगह है कोई, तो स्थानीय निवासी उसका कितना, मान लीजिए इसका प्रोडक्टिविटी का यूज़ कर रहा है 50%, तो अगर हम इसमें कुछ मॉडिफाइड करते तो क्या कंपनी के लिए जो इसका प्रोडक्शन है इस जगह का 80% हो सकता है क्या, तो ये सोचेगा ही। पहला दूसरा सही लग रहा है, तीसरा सही लग रहा है, दूसरा स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। बिल्कुल, तो पहला और तीसरा तो सही है ही, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि पाठ में साफ उल्लेख है कि बुकानन ने वहाँ की भूमि की विभिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखकर खनिज की खोज की। बताओ, सिर्फ केवल ऊपरी ऊपरी नहीं देखा, आपको याद है कि इससे थोड़ा पहले हम पढ़ाए थे कि अब जब तक नीचे जाएगा नहीं विभिन्न परतों के नीचे, तब तक इसके नीचे का नेचुरल रिसोर्स पता कैसे चलेगा, ऊपर ऊपर तो पता नहीं चलेगा। और याद है बहुत सारा ग्रेनाइट निकाला, रवेदार चट्टान निकाला, माइका निकाला, अभ्रक निकाला, लोहा, कच्चा लोहा, नमक,
इन सबको क्या है, एकदम नीचे भी तो जाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत था। ठीक है, केवल ऊपरी परत नहीं, भूमि की आंतरिक परतों का भी अध्ययन किया। तो ये नहीं शब्द क्या है, गलत है। अब है यहाँ पे कड़िया के पास। तो याद है कड़िया के पास की चट्टानों का भूवैज्ञानिक विवरण के आधार पे बुकानन द्वारा पहचान की गई खनिजों की विशेषताओं का सही युग्मों का खोज कीजिए। तो पहली चट्टान, अब जो कड़िया के पास क्या किया, जो नीचे गया देखा तो वहाँ पे पाया कि पहली चट्टान 1 मील चलने के बाद छोटे दानेदार ग्रेनाइट, लाल फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज़ काला अभ्रक मिला। बिल्कुल जब वो नीचे गया तो ये सब चीज़ मिला। जब दूसरी चट्टान किया आधा मील से अधिक दूरी पे, तो बारीकी दानों वाला ग्रेनाइट, पीला सा फेल्डस्पार, सफ़ेद क्वार्ट्ज और काला अभ्रक मिला। तो बिल्कुल सही है। इससे साबित हो गया कि बुकानन केवल ऊपरी सर्वेक्षण नहीं किया था, नीचे जाके भी सर्वेक्षण किया था। ठीक है, अब ये पेज पे अब यहाँ देखो, बुकानन के अनुसार राजमहल की घाटियों के मुख्य रूप से किस फसल की खेती होती थी। तो बुकानन बोल रहा है कि राजमहल का जो पहाड़ी है जहाँ पे संथाल लोग होते तो वहाँ पे मुख्य रूप से धान यानी कि चावल की खेती होती थी। ऐसे भी सब क्या होता है, भतौड़ा होता है। फिर बुकानन ने वनों को किस में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया, कृषि भूमि में। बुकानन क्या था, ऐसा किस लिए था, तो बुकानन के बारे में याद रखना कि आधुनिक जो पश्चात विचारधारा है ना, उससे प्रभावित था। और इसी कारण बुकानन का मानना था कि जो वनों है उसको कृषि भूमि में बदल देना चाहिए ताकि जो प्रगति हो सके। अब यहाँ पे देखो वन है, तो इससे तो बस लकड़ी मिलना ज़्यादा सोर्स नहीं है, इसको क्या बदल दो, कृषि में बदल दो। और बहुत सारा इससे क्या करो, टैक्स लो। टैक्स लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, इनकम है बढ़ जाएगा कंपनी का। इस विचारधारा को ही क्या बोलते हैं, आधुनिक पश्चात विचारधारा से प्रभावित तो बुकानन था। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है बम्बई दक्कन का जो देहाती क्षेत्र है उसमें विद्रोह के कारणों का पता लगाएं। और एक मुख्य तरीका क्या है, विद्रोह के कारण का पता लगाने का मुख्य तरीका क्या है। याद है मुंबई के दक्कन में, कहाँ पे, बम्बई प्रेसिडेंसी, वहीं पे जो दक्कनी विद्रोह हुआ था देहाती क्षेत्र में, वो किस लिए हुआ था। अब ये जो है किस लिए हुआ था, तो केवल सरकारी मतलब ये जो विद्रोह हुआ था, तो जो विद्रोह का कारण हम लोग किस रूप में जान पाए, तो केवल सरकारी आंकड़ों के अध्ययन से नहीं, किसानों के विद्रोह और उनके गुस्से पर ध्यान केंद्रित करके। बिल्कुल जो किसान का विद्रोह है, तो हम लोग देखते थे वहाँ पर कि ये विद्रोह किस कारण से हुआ है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, प्लस जो उनका गुस्सा है, किन चीज़ के प्रति उनका गुस्सा ज़्यादा है, ऐसे मालूम चल पाया था दक्कन विद्रोह के बारे में कारण। ठीक है, कोई कोई डॉक्यूमेंट से पता नहीं चल रहा है, कोई आंकड़ा से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बस उनके मिजाज से पता चल रहा है, उनके नेचर ऑफ फाइट से पता चल रहा है। अब आइए यहाँ पे, इतिहासकारों के लिए विद्रोह के बारे में उपलब्ध अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो इतिहासकार हैं वो जो है विद्रोह के बारे में जो अभिलेख मौजूद है वो उसे क्यों प्रमुख मानते थे। तो इतिहास क्या करते थे ना, उन अभिलेख से उन कारणों की जांच करते थे जिसके कारण ये विद्रोह क्या हुए, भड़क उठे। तो राज्य के अधिकारी और इतिहासकार इन अभिलेखों का उपयोग विद्रोह की प्रकृति समझने और शांति स्थापित करने के लिए, नीति बनाने के लिए करते थे। अब यहाँ देखिए, फ्रांसीसी बुकानन के अनुसार राजमहल की पहाड़ियों में किस मुख्य चीज की कमी थी जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील था। देखो यहाँ पे बोला कि जो राजमहल का क्षेत्र है, अभी थोड़ा देर पहले बोला कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती थी, धान। लेकिन यहाँ पे बोला कि जो क्षेत्र है वहाँ पे एक चीज़ की कमी है जिसके कारण जो इलाका है यह संवेदनशील है। बुकानन लिखता है
कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक दृश्य और ज़मीन अच्छी है, वहाँ कमी तो बस कुछ प्रकृति और विस्तृत उन्नत खेती की है। बोल रहा है यहाँ पर क्या है, ज़मीन अच्छा है, लेकिन कमी क्या है कि ये जो एरिया है इसको आप उन्नत खेती व्यवस्था में बदल दो। किस पे जोड़ देगा? खेती पर ही जोड़ दे रहा है हर कोई, ताकि इसको क्या मिल सके, टैक्स कंपनी को, फिर क्या हो सके, इनकम। इसी को तो बोलते हैं पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित। फिर बुकानन ने कृषि के लिए अनुपयुक्त यानी कि जो खेती के काम में ना आ सके भागों में कौन से पेड़ लगाने का सुझाव दिया? अभी हम बताए थे कि जो अनुपयुक्त है वहाँ पर क्या कीजिए, खेती का विस्तार कीजिए। अब वहाँ पे बुकानन पहले से किसकी बात कहा था कि पहले से क्या है तो धान, बाद में किसकी बात बोल रहा है तो तार और महुआ का पेड़ लगा दीजिए, इसकी बात बोला था। ठीक है, कि वहाँ के जंगलों को साफ करके बड़े बगीचे लगाए जा सकते हैं, जो इससे खेती के लिए मान लो उपयुक्त नहीं है। तो जहाँ उपयुक्त है वहाँ पे सब काम कीजिए, और जहाँ पे खेती के लिए उपयुक्त नहीं है वहाँ पे क्या कीजिए, आप तार लगाइए और महुआ लगाइए। आइए अब ये सवाल को देखते हैं। गद्यांश के अनुसार इतिहासकार किसानों के विद्रोह के सरकारी या अन्य अभिलेखों का अध्ययन मुख्य रूप से क्यों करते थे? तो इस कारण करते थे कि किसानों के अनुभव और उनके जीवन की झलक पाने की, अन्यथा पीछे रहे। ठीक है, और विद्रोह का पता लगा सके। केवल विद्रोहियों को सजा देने नीति बनाने के लिए नहीं, ये नहीं हो सकता। अब ये सवाल देखें, ये सवाल जो है बोल रहा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान राजमहल की पहाड़ियों के संदर्भ में फ्रांसीसी बुकानन के विचारों और उनकी विकास संबंधी अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बुकानन है वो राजमहल के पहाड़ी के बारे में क्या विचार रखता था उसके बारे में बताएं। तो बुकानन ने राजमहल के निचली पहाड़ी क्षेत्र को प्राकृतिक दृश्य, घुमावदार घाटियाँ और खेती की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और पूर्ण माना। बिल्कुल, वो बोला था ना राजमहल पहाड़ के बीच में कि यहाँ का जो ज़मीन है ये अच्छा है और इसको साफ करके यहाँ पे कृषि का विस्तार करना चाहिए, और जहाँ पे अनुपयुक्त है वहाँ पे तार और महुआ लगाना चाहिए। दूसरा, उसके अनुसार इस संवेदनशील क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक उद्धार के लिए केवल पारंपरिक वन उत्पादों का संवर्धन ही एकमात्र उपाय है। बोल रहा है कि ये जो संवेदनशील क्षेत्र है, किसको बोला था, राजमहल का क्षेत्र, यहाँ पे तुमको आर्थिक और सामाजिक विकास करना है, तो बोल रहा है केवल पारंपरिक वन यानी कि का ही उत्पादन करना चाहिए। नहीं, केवल पारंपरिक वन का ही उत्पादन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बोला बुकानन के विकासवादी बुकानन की जब विकासवादी सोच आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से प्रेरित थी। बिल्कुल, उसका जो सोच है आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा है उससे प्रेरित थी ही, क्योंकि वो जमीन का विस्तार कर टैक्स देना चाहता था और वो वनों को कृषि भूमि में बदलना अनिवार्य मानता था। बिल्कुल, तो बुकानन तो था ही, अब वन को किस में बदलना चाहता था, कृषि भूमि में। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्या गलत। अब देखते हैं दूसरा क्यों गलत है। तो बुकानन ने टसर और लाख के लिए बड़े बगान की बात जरूर की कि वहाँ पे टसर भी लगा सकते हो, लाख भी लगा सकते हो, लेकिन उसने इससे केवल एकमात्र उपाय नहीं माना। एकमात्र उपाय यही नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत उसने वनों को साफ करके विस्तृत खेती की बात कही थी कि जितना विस्तार हो सके खेती का, जितना वैरायटी हो सके, स्थानीय कृषि हो सके, उसका मुख्य आधार बताया। ठीक है, अब आइए ये थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इतिहास लेखन और औपनिवेशिक स्रोतों का उपयोग के संदर्भ में पाठ में वर्णित देहात में विद्रोह, देहात में जो विद्रोह हुआ था बम्बई दक्कन वाले क्षेत्र में,
वहाँ पे दक्कन विद्रोह हुआ था कि विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सबसे सटीक और तार्किक है। किसानों के विद्रोह और उनके गुस्से की अभिव्यक्ति केवल तात्कालिक आर्थिक और शोषण का परिणाम होती है, जिससे कोई गहरा सामाजिक या ऐतिहासिक आधार नहीं होता। ये कथन सही है कि गलत? तो ये कथन क्या है? गलत है। ऐतिहासिक आधार नहीं होता है, ऐसा हो सकता है क्या? केवल आर्थिक शोषण का परिणाम है, नहीं ना। राज्य के आधिकारिक रिकॉर्ड और जांच पड़ताल केवल विद्रोह को कुचलने और प्रशासनिक साक्ष्य होते हैं। इनसे किसानों की आंतरिक जीवन की कोई झलक नहीं मिलती। बिल्कुल गलत। जो राज्य का रिकॉर्ड होता है, इससे किसानों की आंतरिक जीवन की भी झलक मिलती है कि वो कैसा सोचते हैं, वो क्यों विद्रोह करते हैं। इतिहासकार विद्रोह के अभिलेखों का अवलोकन इसलिए करते हैं ताकि वो उन बुनियादी कारणों, दुखों और उनका जो अनुभव है, अनुभव की परतों को क्या कर सके, उधेड़ सके, जो सामान्य प्रशासनिक परिस्थितियों के इतिहास में अदृश्य या छिपे रह जाते थे। बिल्कुल। इतिहास इस कारण तो उन अभिलेखों का अध्ययन करते थे कि जो उनका बुनियादी कारण है विद्रोह का, ठीक है, या दुखों का अनुभव है, परत है, उसको क्या कर सके, उजागर कर सके, ताकि जो समान परिस्थिति में इतिहास में जो अदृश्य या छिपे रहते हैं उसको जान सके। औपनिवेशिक अधिकारी विद्रोह की जांच केवल शांति स्थापना के लिए करते थे। नीतियों में बदलाव या विद्रोह के मूल कारण को जानने से उनका कोई सरोकार नहीं था। शांति स्थापना के लिए करते थे, ऐसा बात नहीं है। इसके लिए तो करते ही थे विद्रोह की जांच, ताकि शांति स्थापना हो सके, लेकिन कारण जानने के लिए भी करते थे, ये विद्रोह क्यों हो रहा है, और नीति भी बना सके, इसके लिए भी करते थे। तीसरा भी क्या है? गलत है। अब वही यहाँ पे ये क्षेत्र के आधार पे है। बुकानन द्वारा राजमहल का पहराया के लिए सुझाव गए भूमि का उपयोग, ये पहला है। जो बुकानन है, किस क्षेत्र के लिए कौन सा योजना या सुझाव दिया, और फिर ये जो है सूची 2 है, ये बता रहे हैं किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए कौन सा योजना का सुझाव दिया। ठीक है, जैसे कि इसको मिलान करना था, तो पहला का क्या है? सी अबा, यानी कि पहला का है टसर और लाख उत्पादन के लिए बड़े बड़े बागान लगाना। बुकानन बोला था ना, राजमहल वाला पहाड़ी क्षेत्र में अगर आपको विस्तृत खेती करना है, ठीक है ना, विस्तृत खेती की कमी वाला जो संवेदनशील है राजमहल के क्षेत्र में, उसमें टसर और लाख का भी उत्पादन कर सकते हैं। तार और महुआ का पेड़ लगाना, तो ये बोला था ना राजमहल का ही पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पे जो क्षेत्र राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में अनुपयुक्त है, बंजर है, तो वहाँ पे ये पेड़ लगा सकते हैं। जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाना, जी बिल्कुल। कृषि योग्य किस क्षेत्र को बनाना? जो वन क्षेत्र है उसको समाप्त कर कृषि योग्य बनाना, विस्तार करना, तो ये मिला दिए। ये क्या था? बुकानन का ये सब सुझाव है, और ये सब क्या है, किस क्षेत्र के लिए कौन सा सुझाव है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये बोला। औपनिवेशिक शासन के दौरान देहात में होने वाले किसान विद्रोह की जांच के लिए गठित सरकारी समितियों और उनके अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों की सूक्ष्मता से परीक्षण कीजिए। जो औपनिवेशिक शासन है, तो उसके दौरान क्या हो रहा था? उसके दौरान देहात में जो किसान विद्रोह हुआ, उसके जांच के लिए जो समिति गठन हो रहा है और उसके अभिलेख है, उसके कथनों का सूक्ष्मता से परीक्षण कीजिए। तब विद्रोह के बाद राज्य के पदाधिकारियों द्वारा जाने वाली जांच की प्राथमिकता और एकमात्र उद्देश्य केवल विद्रोही की पहचान कर उसकी दंडित करना। इतिहासकारों के लिए विद्रोह अभिलेख ही
इसलिए अमूल्य है ताकि वो किसानों के उनके आंतरिक दुखों, अनुभव और मर्म को उजागर कर सकें, जो सामान्यतः प्रशासनिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाते थे। आधिकारिक जांच पड़ताल के माध्यम से प्राप्त साक्ष्य औपनिवेशिक सरकार को अपनी भविष्य की नीतियों के पुनर्निर्धारित करने और व्यवस्था स्थापित करने का आधार प्रदान करते हैं। अब देखते कौन सा सही है। तो केवल दूसरा तीसरा सही है, पहला नहीं। 5 के अंतिम पैराग्राफ के अनुसार राज्य के पदाधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि उसे जानने बुझने का भी कोशिश करते हैं। अब बिल्कुल जानेंगे तब तो आगे विद्रोह नहीं होगा, जानने समझने का भी तो कोशिश करेंगे ना, और उसके कारणों का भी जांच करेंगे ताकि आगे विद्रोह नहीं हो सके। ठीक है ना। तो इसी का जो एकमात्र उद्देश्य है कि खाली दबाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है, सिर्फ जो है विद्रोह को समाप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। ठीक है, बल्कि उसको समझने का भी कोशिश है। कोई भी अधिकारी तो समझेगा कि इसके कारण क्या है, इसके लिए नीति क्या है। ठीक है, तो इसी कारण बाकी जो है इतिहासकार के लिए विद्रोही अभिलेख क्यों प्रमुख है, ये बात तो जानी गए, ताकि जो इसका दुख अनुभव है उसको उजागर कर सके। और आधिकारिक जो जांच पड़ताल होता है उसके माध्यम से जो भविष्य की नीतियाँ हैं उसको किस तरीके से बनाया जाए ये देख सकते हैं। और पहला इस कारण गलत हुआ क्योंकि एकमात्र उद्देश्य बोलना केवल विद्रोही को पहचानने और दंड करने के लिए नहीं, कारण क्यों विद्रोह हो रहा है, नीति बना सके भविष्य में। ठीक है, अब ये है एनसीईआरटी। फिर ये वही क्षेत्र है और क्या किसके लिए किया था ये उपाय, ये बताइए। तसर और लाख उत्पादन क्यों किया था, तसर और लाख उत्पादन के क्षेत्र में, तो जहाँ पे जो ये आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाना, ये हो गया। तार और महुआ के पेड़ कहाँ पे, तो जो अनुपयुक्त भाग है वहाँ पे। ठीक है, खेती का विस्तार किससे करना, तो जो घाटियाँ हैं उसको सफाई कर जमीन और खेती का विस्तार करना। तो सभी सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब जो हम लोग पहुँच गए हैं दक्कन डिवॉल्ट की ओर, अब हुआ दक्कन डिवॉल्ट की ओर पहुँच गए। दक्कन का विद्रोह आपको पता है कब हुआ, 12 मई 1875 में। उसमें पुणे जिले के किस गांव में हुआ था, तो पुणे जिले है, बम्बई प्रेसिडेंसी है, वहाँ पे क्या है, पुणे जिले, वहाँ पे क्या है, सूपा, सूपा नाम का क्षेत्र है, तो वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन आगे जो, तो ये शुरुआत पूछ रहा है तो क्या बोलेंगे, सूपा, लेकिन आगे इसका केंद्र कौन बना, अहमदाबाद और पुणे, जो बम्बई प्रेसिडेंसी का था, अहमदाबाद और पुणे, तो याद रखेंगे। तो ये हो गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो दक्कन विद्रोह हुआ था ना, तो उसका मुख्य निशाना निम्नलिखित में से कौन था। अरे बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, यकीन मानो। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इसको देखते हैं तो इस पर मुख्य निशाना मार देते हैं कि हाँ ब्रिटिश सरकार ही होगा। नहीं भाई, ब्रिटिश सरकार नहीं था। दक्कन विद्रोह क्यों हुआ था पता है, साहूकार का जो बही खाता और ऋण बॉन्ड था वो मुख्य निशाना था, इसको जलाना था। वो सरकार के खिलाफ डायरेक्ट नहीं था। जो किसान ने साहूकार के घर और दुकान पर हमला किया और विशेष रूप से उनके जो बही खाता जो रिकॉर्ड थे उसको जला दिया। इस जलाने का कारण क्या था, जिसमें कर्ज लिखा हुआ था, जो कर्ज लिखा हुआ था ये किससे कितना लेना है। साहूकार इस दक्कन लोग से पगला गया था, इतना कर्ज लिखा था, तो सोचा न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, सीधे इसको क्या करो, जला दो। तो मुख्य निशाना यही था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्कन लोग का मुख्य निशाना कौन था, साहूकार का डॉक्यूमेंट जिसमें कर्ज लिखा हुआ था, ऋण बॉन्ड लिखा हुआ था, उसको जलाना है। अब उसके बाद जो है दक्कन दंगों के दौरान किसानों ने
साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? जो किसान है वो साहूकार के विरुद्ध विद्रोह क्यों कर रहा है भाई? एक तो पता चल गया कि दक्कन विद्रोह जो है उसमें ये साला जो मेन टारगेट है आपका साहूकार ही है। लेकिन क्यों? तो साहूकार द्वारा जो ऋणों की वसूली और जो शोषण कर रहा है ब्याज कर्ज बढ़ा के, वही होगा। फिर जो दूसरा कारण है, यहाँ पे दूसरा सवाल ये पूछ रहा है कि जो जून 1856 में नेटिव ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अधिकारियों के आने पे ग्रामीण क्या करते थे। तो 1876 में दक्कन विद्रोह पता 1875 में हुआ। तो उसके बाद 1876 में नेटिव ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इसमें ये लिखा गया कि जैसे ही क्या करते, जो सरकारी अधिकारी है वो गांव में प्रवेश मारते, तो जो ग्रामीण लोग हैं वो क्या करते, पहले तो उनका जासूसी करते। जासूसी करके अपराधियों को पहले ही सूचना दे देते थे। तो जासूसी करके जो अपराधी लोग हैं उसको पहले ही सूचना दे देते और फिर उसको ये मार देते ताकि वो समय रहते भाग सके। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है दक्कन विद्रोह के फैलने के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया। तो जैसे दक्कन विद्रोह फैला तो ब्रिटिश प्रशासन है इस स्थिति को निपटने के लिए क्या किया। तो गांव में पुलिस थाने क्या किए, स्थापित किए और सेना बुलाई। तो जो गांव है ये गांव में अलग जगहों पे पुलिस थाना स्थापित किया और सेना को बुलाया। दक्कन विद्रोह कब हुआ? 1875 में हुआ। इस विद्रोह का मेन कारण क्या था? तो जो साहूकार और अनाज व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दक्कन सूपा में विद्रोह किस तरीके से शुरुआत हुआ। तो बताए थे 12 से याद रखो दक्कन को, जो ढक्कन है उसको मई में पारा चढ़ गया। 12 मई से याद रखो कि ढक्कन आदमी जो था, ढक्कन कौन है? तो ये ढक्कन आदमी है, इसको क्या चढ़ गया? पारा चढ़ गया। फिर यहाँ पे बोल रहा है दक्कन दंगे के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों को किस ऐतिहासिक घटना का दृश्य याद आ गया। तो बोला कि देखो 1875 में हुआ था ना ये, तो 75 की जगह उनको क्या याद आ गया? 57, यानी कि 1857 की क्रांति याद आ गई। जिस तरीके से कानून व्यवस्था भंग हुआ, जल्दी सेना बुलाई गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो 57 का विद्रोह याद आ गया इन लोगों को। रैयत और साहूकार शीर्षक वाली रिपोर्ट किस समाचार पत्र में छपी बताओ। तो रैयत और साहूकार देखो, रैयत और साहूकार वाला नेटिव ओपिनियन नाम के समाचार पत्र में छपी। यह रिपोर्ट 6 जून 1856 में नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपा और इससे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया। तो देखो मेनली साहूकार से किसका पंगा था? ढक्कन का। तो याद रखेंगे नेटिव ओपिनियन नाम में छपा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीआरई के लिए, ये सब क्वेश्चन तो पूछेगा ही। छोटा है, लिखन में लगे छोट लिखे घाव पर बड़ा। अब ये है दक्कन दंगे के संदर्भ में कथन चुनना है। यह आंदोलन मुख्य रूप से पुणे के जिले में एक महत्वपूर्ण विपणन केंद्र था, सुपा से शुरू हुआ। विपणन केंद्र सुपा से शुरू हुआ, जो एक बड़ी अनाज मंडी और साहूकारों का गढ़ था। सही है। इस विद्रोह का जो प्राथमिक उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार की नई भू राजस्व नीतियों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना, एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना गलत। इसका तो ब्रिटिश सरकार से पंगा ही नहीं था। VBI पॉइंट। इस विद्रोह का कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य तो साहूकार का जो बही खाता है, डेप्ट बॉन्ड है, उसको नष्ट करना था, जिसमें उनका कर्ज कानूनी ब्यौरा था। ये होगा। तो इसकी जगह क्या होगा? ये होगा। इस विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारी को 1857 का याद आ गया।
जिसके बाद ग्रामीण इलाकों पर नियंत्रण पाने के लिए उन्हें जगह जगह सेनाओं का चौकसी बैठाना पड़ा था। ठीक है, तो ये सब सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। जो दक्कन विद्रोह है, दक्कन विद्रोह के दौरान जो समकालीन समाचार पत्र है जैसे नेटिव ओपिनियन, याद है ना, इसी में जो रैयत और साहूकार नाम पर टाइटल से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, उसकी रिपोर्ट और आधिकारिक दक्कन दंगा आयोग के दस्तावेज का विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सबसे सटीक बैठता है। जब हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं तो क्या सबसे सटीक बैठता है, बताइए। तो यह जो विद्रोह है पूरी तरीके से अनियोजित, अचानक भड़का हुआ हिंसक उपद्रव था जिसने किसानों के बिना किसी पूर्व सूचना जासूसी के सीधे साहूकार की हत्या करना शुरू कर दी। नहीं, यह अनियोजित नहीं था। देखें क्या कारण से गलत नहीं है। अरे धीरे धीरे बतिया। ग्रामीण क्षेत्र के रैयत किसान संगठित रूप में काम कर रहे थे और सरकारी अधिकारियों के आगमन की गुप्त रूप से जासूसी करते थे और एकजुटता के माध्यम से ऋण दाताओं पर दबाव बनाकर दस्तावेज छीनते थे। ये होगा, पता नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी के शहरी बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादियों ने आंदोलन का पूर्ण बहिष्कार किया था क्योंकि वे साहूकार के आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहते थे। यह विद्रोह सुपा के जिला तक ही सीमित था। यह विद्रोह सुपा जिला तक ही सीमित रहा और ब्रिटिश सेना ने डर के आसपास कई जिलों में अहमदनगर में नहीं फैला। गलत, ये तो गलत है। आपको पता है कि सुपा से शुरुआत हुआ, उसके पुणे अहमदनगर में फैल गया था। ठीक है, और जो कि आप बताओ राष्ट्रवादी इस आंदोलन का बहिष्कार करेंगे, नहीं ना, तो ये भी कथन गलत है। बी सही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो किसान हैं संगठित रूप में काम करते थे, वो जैसे ही सरकारी अधिकारी का आगमन होता तो गुप्त रूप से क्या करने लगते थे, जासूसी करने लगते और वो अपनी एकजुटता के माध्यम से जो ऋणदाताओं हैं उस पर दबाव बनाते और क्या करते, डॉक्यूमेंट को छीन लेते। तो ये सही है बी। ठीक है, अब ए क्यों गलत है तो ये देखना पड़ेगा, ये गलत क्यों है। तो रिपोर्ट के अनुसार विद्रोहियों का मुख्य ध्यान दस्तावेज को नष्ट करने पे था, ना कि साहूकार की अंधाधुंध हत्या। भाई मेन तो इसका मेन काम क्या है, उसका घर जला दो। घर जला दो इसका मतलब ये नहीं कि साहूकार को मारने के लिए कर रहे हैं। ये जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, दक्कन को बस ये चाहिए। कई मामलों में साहूकार को संपत्ति छोड़ के भागना भी पड़ा था, ये बात सही है। तो ये हत्या की बात नहीं है, दस्तावेज चाहिए। अपन क्या चाहिए, दस्तावेज चाहिए, इस पर ध्यान देना है। आइए अब ये सवाल थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आज क्या कीजिएगा। अब ये देखते हैं, दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में 1875 में किसानों का गुस्सा केवल अनाज की कमी पर नहीं बल्कि साहूकार की बदलती भूमिका और उनकी बही खातों पर केंद्रित था। मतलब कि एक तो अनाज की कमी हो रही है, वो तो कारण है ही, और बही खाता वाला भी तो कारण होगा, क्योंकि औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत साहूकार अब केवल पारंपरिक ऋणदाता नहीं रह गए थे, बल्कि वो डेब्ट बॉन्ड और कानूनी दस्तावेज के जरिए किसानों को अस्थायी रूप से ऋण के जाल में फंसा रहे थे। बिल्कुल ऋण के जाल में फंसा रहे थे, तभी तो ये कारण था। तो ए आर दोनों से ही ए आर का एक्सप्लेनेशन करता है। अब ये देखिए ईपीएफओ में सवाल पूछा गया कौन सबसे पहले विद्रोह है। ये तो हमको पता ही है, रंपा विद्रोह जो है असहयोग आंदोलन के समय 1920 के आसपास का है। संताल 1855-56 का है। और ये पता है 12 मई 1875 का है। भाई 12 से पार चढ़ा मई में ढक्कन को। लेकिन हमको यहाँ पे खैरवार आंदोलन पे ध्यान देना है। खैरवार आंदोलन क्या है, इस पे फोकस करना है, जो ईओ एओ के एग्जाम में पूछा। खैरवार आंदोलन पर फोकस करना है। खैरवार आंदोलन है क्या, तो देखो ये खैरवार आंदोलन पर फोकस करना है। इसके बाद खैरवार आंदोलन यानी कि जो संथाल विद्रोह है, उसके बाद खैरवार आंदोलन 1870 के दशक में शुरू हुआ।
यह संथालों द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि जो खैरवान आंदोलन है यह भी संथालों का सेकेंड कमबैक के रूप में देखा जा सकता है, और यह धार्मिक सुधार और जमींदारी शोषण के खिलाफ प्रतिरोध पर केंद्रित था। इसका तो मेन कंडीशन ये था कि धार्मिक सुधार करेंगे खुद संथालों में, और जमींदार जो शोषण कर रहा है उसके खिलाफ था। तो ये देखो खैरवार का, ये संथाल जनजाति की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करना था। इसने जमींदार और साहूकार को सामाजिक और आर्थिक शोषण को भी संबोधित किया। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखना है, दक्कन दंगा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। अब जो दक्कन दंगा आयोग है ना उसी के ऊपर सवाल है। तो ये 1875 में किया जाएगा क्योंकि विद्रोह उसी समय हुआ था। दक्कन के दंगों का मुख्य कारण क्या थे, बीबीआई बार बार पूछ रहे हैं। अत्यधिक भू राजस्व की मांग, नहीं ये नहीं था। साहूकार और महाजनों द्वारा जो किसान का शोषण किया जा रहा है, दस्तावेज जो है यहाँ पे उसको जलाना था, क्योंकि जो यही लोग हैं ये ज़्यादा कर्ज दे दे के उसको क्या कर रहे हैं, ऋण जाल में, डेप्ट बॉन्ड में फंसा दे रहे हैं। डेप्ट ट्रैप। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया। तो जो आयोग है उसके आधार पे एक नियम पारित हुआ, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879। 1875 में हुए दक्कन के दंगे मुख्य रूप से किन क्षेत्र में हुए थे, तो वे मद्रास में नहीं हुए थे, वो पूना और अहमदनगर क्षेत्र, और ये दोनों आता है किस प्रेसिडेंसी के अंदर, मद्रास प्रेसिडेंसी नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता है, वहीं पर हुए थे। आइए फिर अब यहाँ पे जो दक्कन दंगा आयोग है उसकी स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तो 1875 में बम्बई प्रेसिडेंसी में किसान विद्रोह के कारणों की जांच करने के लिए हुई थी। बिल्कुल। इस आयोग की रिपोर्ट पर ही 1879 में एक जो है एक्ट आता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मुख्य रूप से किसान की बदहाली और साहूकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति, धोखाधड़ी वाली बही खाता पद्धतियों के विद्रोह का मुख्य कारण माना था। जो आयोग बोल रहा है कि ये जो विद्रोह का मुख्य कारण क्या है कि किसानों की बदहाली, साहूकार जो है धोखाधड़ी कर रहा बही खाता में, ये इस विद्रोह का मुख्य कारण है। बोलिए, अब ये स्टेटमेंट हमको देखना पड़ेगा क्या होगा। हाँ तो बिल्कुल डी, सभी स्टेटमेंट सही है, बताए थे ना, मुख्य कारण तो यही है। ठीक है, दक्कन का मुख्य कारण क्या, यही है। अब जो है 1870 के दशक में दक्कन के दंगा के दौरान किसानों का मुख्य आक्रोश निम्नलिखित में से किस विशेष समूह के विरोध और क्यों था। तो इसका था मारवाड़ी गुजराती साहूकार जो थे वो अपने पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे थे और बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा दे रहे थे, ये था। औपनिवेशिक अधिकारी, ये सबसे पहला स्टेटमेंट रहेगा दक्कन विद्रोह, जिसको कर देना इसे। ठीक है, मनमाना कर नहीं, ये सब नहीं, कर्ज देके ऋण जाल में फंसाते, ये था। अब जी पता है दक्कन दंगा आयोग जो है 1875 में अपना रिपोर्ट दिया, और उसके साक्ष्य जो थे, एविडेंस जो थे, उसके संबंध में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से क्या है, गलत है, ये सुनना है। तो आयोग ने पाया कि साहूकार द्वारा हस्तांतरित बॉन्ड में हेरा फेरी की जाती थी। बिल्कुल, जो है साहूकार हेरा फेरी करता था। आयोग की जांच यह बात सामने आई कि दक्कन दंगों के दौरान किसान मुख्य रूप से साहूकारों के घरों को जलाया और बही कारों को नष्ट किया। बिल्कुल। तीसरा देखते हैं कि आयोग ने नोट किया कि 1860 के दशक में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास की कीमत अचानक नीचे से गिर गई और किसान रोज ऋण चुकाने में असफल हुए। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। बोले कि पता है किसान ऋण चुकाने में क्यों असफल हो रहे थे, क्योंकि जो 1860 में है वो अमेरिकी गृह युद्ध हुआ जिसके कारण ऋण चुकाने में असफल हुए। इसी का परिणाम हमको 1875 में दक्कन विद्रोह देखने का मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे कि ये भी है इससे जुड़ा हुआ दक्कन विद्रोह से। अब ये स्टेटमेंट क्यों गलत है कि ये जो बोल रहा है दक्कन दंगा का जो रिपोर्ट है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के राजस्व विभाग
के विस्तृत अध्ययनों पर आधारित था। मद्रास क्यों हो रहा विद्रोह? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास में कहाँ से हो जाएगा? तो ये फंसाएगा आपको, ठीक है, मद्रास नहीं बॉम्बे। अब वही यहाँ पे जो दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया 1879, तो उसके प्रावधानों के तहत कौन सा मुख्य सुधार लागू किया गया? तो कृषि ऋण के लिए अदालती मुकदमों से पहले स्थानीय सुलह और मध्यस्थता को अनिवार्य बना दिया गया। तो ये जब आया अधिनियम, तो इसके तहत क्या किया गया कि देखो, अगर जो कोई फार्मर है इसका जो ऋण है इसका तुमको वसूली करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले तुम कहाँ चल जाओ अदालती मुकदमा करो, ये नहीं है। पहले इस ऋण को किसान से लेने के लिए तुम कॉन्सिलिएशन करो, सुलह करो, ये अनिवार्य बना दिया। तभी तो इसका नाम अदालती मुकदमों से इसको किसान को बचा के राहत देने के लिए सुलह करने पर जोड़ दिया गया। तो ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी ये सब जो लिखा हुआ है परसेंटेज ये सब कुछ बात नहीं है, कुर्की तुर्की क्यों होगा। इस पेज पे यहाँ पे बोल रहा है 1810 के बाद बंगाल के जमींदारों की आमदनी में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? क्यों बंगाल के जमींदारों का जो आमदनी है वो वृद्धि हो रहा था? तो इस समय क्या हो रहा था, जो खेती का कीमत है वो बढ़ गया था, जिससे उपज का मूल्य बढ़ गया और जमींदारों की कमाई में इफाजा हुआ। जो खेती का कीमत है वो बढ़ गया, जिस कारण जो उपज का मूल्य है वो बढ़ गया और इससे क्या हो गया, जमींदार की कमाई में इफाजा हुआ। सबको फायदा, तो जमींदार को पैसा देगा ही। जब उपज का मूल्य बढ़ गया तो किसान चुकाएगा ही। डेविड रिकार्डो, जिनके आर्थिक सिद्धांतों ने ब्रिटिश अधिकारियों को प्रभावित किया, कहाँ के अर्थशास्त्री थे? तो डेविड रिकार्डो इंग्लैंड के ही अर्थशास्त्री थे। 1820 के दशक में जो डेविड रिकार्डो है, इंग्लैंड के जाने माने एक अर्थशास्त्री थे। डेविड रिकार्डो सिद्धांत के अनुसार सरकार को कब कर लगान लेने की आवश्यकता है? सरकार को कब जो है लगान की आवश्यकता है, सरकार को कब कर लगाने की आवश्यकता है, कब सरकार को टैक्स लगाए? तो जब भूमि स्वामी को औसत लगान से अधिक आय प्राप्त हो। जो भूस्वामी है, जो लैंड होल्डर है, उसको जो है औसत लगान से अधिक सरप्लस हो रहा है, तो इस सरप्लस पे क्या करे, टैक्स लगा दे। तो रिकार्डो का मानना था यदि भूस्वामी को औसत लगान से बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है तो सरकार को इस पर टैक्स लगाना चाहिए। किसान केवल किराए की आय पर निर्भर किराएजीवी ना बन जाए, ताकि किसान जो है केवल किराए की आय पर निर्भर किराएजीवी ना बन जाए। ये भी स्टार्ट में याद रखना, इससे टीआरई में पूछा हुआ है रिकार्डो का, किसान केवल क्यों लगाना चाहिए, असर्शन रीजन में भी तो पूछ सकता है। तो ये याद रखना, ये रीजन हो जाएगा और ये असर्शन हो जाएगा कथन कारण, ताकि किसान कारण क्या आ जाता है, किसान केवल किराए की आय पर निर्भर किराएजीवी ना बन जाए। बोला बम्बई में जो लागू की गई राजस्व व्यवस्था थी उस प्रणाली को क्या कहा जाता? बम्बई में कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। किराएजीवी शब्द का अर्थ क्या है? तो बुक में दिया हुआ आपको किराएजीवी शब्द का अर्थ, तो वह जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर जीवन यापन कर रहा है। जो संपत्ति है और उससे किराया आ रहा है तो उसी से क्या कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। अब ये सवाल देखिए, इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण ब्रिटिश सरकार बंगाल के जमींदारों की बढ़ी हुई आय में हिस्सा क्यों नहीं मांग रही थी? क्योंकि आपको पता था इस्तेमारी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट। अब इससे अभी दिखाया गया है कि 1820 के दशक में कि उपज बढ़ा, उपज का क्या बढ़ गया, कीमत बढ़ गया, इससे जमींदार को फायदा हुआ। लेकिन जमींदार को क्या हुआ, जब रेवेन्यू ज़्यादा हुआ लेकिन सरकार को इनकम क्या है, अभी भी नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि परमानेंट सेटल में बात कहा गया था, परमानेंट सेटल में बात क्या किया कि आपको एक फिक्स राशि ही कंपनी को मिलेगा। डेविड रिकार्डो इसी का क्या किया, विरोध किया। ये बोला कि जब औसत राजस्व से
अधिक उत्पादन जब सरप्लस जब हो, राजस्व मिल रहा है जमींदार को, तो इस पर भी क्या करना चाहिए, टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है 1820 के दशक में बम्बई दक्कन में राजस्व नीतियाँ निर्धारित करते समय ब्रिटिश अधिकारी किस अर्थशास्त्री के विचारों से अधिक प्रभावित थे? डेविड रिकार्डो। अब यहाँ पे बोल रहा है औपनिवेशिक काल में जो अस्थायी बंदोबस्त था राजस्व नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताए थे, पहला 1810 के बाद खेती की कीमतों में वृद्धि हुई, जिस कारण बंगाल के जमींदार की क्या हुई, आमदनी में सुधार हुई, जिसका सीधे वित्तीय लाभ औपनिवेशिक सरकार को नहीं मिला, क्योंकि भाई परमानेंट सेटलमेंट में तो कंपनी को फिक्स्ड पैसा मिलेगा ना। इज्तिमाही बंदोबस्त के तहत राजस्व की मांग अस्थायी रूप से तय होने के कारण जमींदार बढ़ी हुई आय पर अतिरिक्त दावा नहीं कर सकता था। कि अस्थायी होने के तौर पे सरकार जमींदार की अतिरिक्त सरप्लस पे दावा नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन इसी का विरोध कौन करेगा, रिकार्डो करेगा। तो ये दोनों सही है। वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की इच्छा के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी में नए क्षेत्रों में नई राजस्व प्रणाली लागू करने का विचार किया। बिल्कुल बोला कि देखो परमानेंट सेटलमेंट में तुम देख लिया, हमको बढ़ा हुआ चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसके कारण हम नए क्षेत्र में एक नई प्रणाली लागू करेंगे। थे 1 2 3 तीनों सही है, ये पहला गलत है। जिसका सीधे वित्तीय लाभ औपनिवेशिक सरकारों को भी मिला, नहीं मिलेगा भाई, क्यों मिलेगा, ये स्टेटमेंट क्या गलत है। ये 2 सही है, केवल किसको मिला, जमींदार। गेम हो गया उसके साथ। अब 1820 के दशक में बम्बई दक्कन में लागू भू राजस्व नीति डेविड रिकार्डो के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन क्या है, गलत है। बम्बई दक्कन में जो भू राजस्व नीति था और उस पर जो डेविड रिकार्डो का सिद्धांत है वो दे रहा, उसमें क्या है ये देखिए, गलत चुना है। ब्रिटिश अधिकारी अपने कॉलेज जीवन में डेविड रिकार्डो के आर्थिक विचारों का अध्ययन कर चुके और उनसे अत्यधिक प्रभावित, ये सही है। रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार भूस्वामी को केवल उस समय लागू औसत लगान को प्राप्त करने तक ही होना चाहिए, उस समय लागू औसत लगान को प्राप्त करने तक ही होना चाहिए। बिल्कुल, बाकी जो सरप्लस आ रहा है, औसत से सरप्लस आ रहा है, तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। यदि भूस्वामी को औसत लगान से अधिक अधिशेष आय होती है तो वह अनिवार्य रूप से आय भूमि के सुधार और कृषि उत्पादन में निवेश करे। ये गलत है। ये क्या है, जो अधिशेष हो रहा है, कहाँ चला गया, अधिशेष हो रहा है, इस पे क्या करे, इसमें कंपनी टैक्स लगाए, इसकी बात कहा था, निवेश करने की बात नहीं कर रहा है। ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के इस सिद्धांत की पुष्टि की है। आज जमींदार किराए जीवन में बदल गए थे, ये बात बताए थे ना कि ये वाला लाइन बोला था, जमींदार किराएजीवी में बदल गए थे। जमींदार है किराएजीवी में बदल गए थे, तो ये सी क्या है, गलत है। यदि भूस्वामी को औसत लगान से अधिक अधिशेष आय हो रहा है तो अनिवार्य रूप से आय को भूमि सुधार और कृषि उत्पाद में निवेश करता नहीं। पाठ के अनुसार मानना था, रिकार्डो का मानना था कि यदि भूस्वामी को औसत लगान से अधिक अधिशेष सरप्लस आय प्राप्त होता है तो वह उत्पादक रीति में निवेश नहीं करेगा। देखो बोल रहा है कि अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो तुमको लग रहा है, रिकार्डो बोल रहा है कि वो निवेश करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि वह किराएजीवी बनकर केवल किराए पर निर्भर रह जाएगा। ठीक है, बल्कि वो केवल क्या बन जाएगा, केवल किराएजीवी बन जाएगा और केवल किराए पर निर्भर रह जाएगा, वो कभी भी निवेश नहीं करने वाला है। इसी का जो सरप्लस होता है वो उस पर सरकार को क्या करना चाहिए, टैक्स लगाना चाहिए। यही रिकार्डो का सिद्धांत है। ठीक है, अब जो है कुछ शब्दावली है और कुछ क्षेत्र है, इसके बारे में बताना है। इज्तिमाही बंदोबस्त कहाँ पे था, बंगाल में लागू स्थायी राजस्व व्यवस्था को बोलते। रैयतवाड़ी कहाँ था, बम्बई दक्कन क्षेत्र में लागू व्यवस्था।
किराएजीवी किसको कहते हैं? तो अपनी संपत्ति किराए की आय पर जीवन यापन करना है। रिकार्डो कौन था? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था जिसका विचारों से सभी अधिकारी प्रभावित थे। अब ये कथन कारण है। 1820 के दशक में बम्बई दक्कन के प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तों तय करते समय ब्रिटिश अधिकारियों ने बंगाल की व्यवस्था के विपरीत एक बिन राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी को अपनाया। बिल्कुल, बोला कि हमको तो परमानेंट सेटलमेंट में धोखा हो गया, अब हम कुछ नया प्रणाली को अपनाएंगे। तभी तो रैयतवाड़ी 1820 में अपनाता है, महलवाड़ी 1822 में। ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से यह अब आवश्यक हो गया था कि विभिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए ताकि भूस्वामी किराया जीवन के रूप में न बदल गए थे, लेकिन वो चाहता था कि किराया जो भूस्वामी है किराया जीवन के रूप में न बदले और सरकार को भी राजस्व का उचित हिस्सा मिल सके। बिल्कुल, तो ये सही है और इसकी व्याख्या कर रहा है। इसका अपनाया क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों का विचार यह हो गया था कि विभिन्न प्रणाली अपनाए जाए ताकि जो भूस्वामी है वो किरायाजीवी के रूप में ना बदले और जो सरप्लस है वो उसमें सरकार को भी हिस्सा मिले। तो यह कथन कारण का एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ देखिए इस सवाल को, वैचारिक और व्यवहारिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वैचारिक और व्यवहारिक। 1810 के पश्चात बंगाल में कृषि के विस्तार एवं उपज के मूल्यों में हुई वृद्धि ने इस्तेमारी बंदोबस्त की मूलभूत राजस्व सीमाओं को उजागर कर दिया, जिसमें राज्य का कोई प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ नहीं हुआ। देखो ये लाइन बिल्कुल सही है। 1810 में बताए थे आपको अभी कि उपज के मूल्य में वृद्धि हुआ। इस इस्तेमारी बंदोबस्त में जो राजस्व की सीमा है उजागर कैसे हो गया? क्योंकि इसमें जमींदार को तो लाभ हुआ, लेकिन इसका कोई लाभ कंपनी को, राज्य को नहीं हुआ। 1820 के दशक में बम्बई दक्कन में राजस्व नीति, इसका जो है 1820 में बोला गया कि हम नई राजस्व प्रणाली लाएंगे, ब्रिटिश सरकार बोला। और इसके लिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो का लंगान थ्योरी से वैश्विक रूप से प्रेरित थे। बिल्कुल। अब दूसरा वाला सही कि गलत? सही है। इसी कारण जब पता चला इस्तेमारी बंदोबस्त का लूपहोल, तो सब जो रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है उसके तहत नई राजस्व प्रणाली आई, यानी कि जो रैयतवाड़ी है और महलवाड़ी है वो रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर ही आधारित है। इसमें क्या था कि जो औसत आय क्या है, एवरेज इनकम से जो ज़्यादा आ रहा है सरप्लस इनकम, इस पे टैक्स लगा सकती है कौन? कंपनी। 1810 का लूपहोल 1820 में सही किया और नई राजस्व प्रणाली लाया जो कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत से प्रभावित था। रिकार्डो के आर्थिक मॉडल के अनुसार यदि राज्य भूस्वामी को उसकी अधिशेष सरप्लस इनकम को कर के रूप में नहीं लिया जाता तो वह अनिवार्य रूप से कृषि उत्पादकता सुधार पूंजी में निवेश करेंगे। बिल्कुल गलत। भाई रिकार्डो बोला था कि जो सरप्लस आया रहा ना, वो भूल में नहीं रहना कि वो निवेश करेगा, निवेश नहीं करने वाला है। जो सरप्लस आया रहा वो निवेश नहीं करने वाला है। इस सरप्लस आय पे सरकार को टैक्स लगाना चाहिए और निवेश नहीं करने वाला। तो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई बात हम सिखा रहे हैं, ये बीबीआई बात है। बंगाल के ऐतिहासिक अनुभव ने औपनिवेशिक अधिकारियों को इस भय को पुष्टि किया कि अस्थायी बंदोबस्त ने उत्पादक वर्ग के बजाय एक किराएजावी वर्ग को जन्म दिया जो केवल अनुत्पादक आय पर निर्भर थे। बिल्कुल, ये वाला लाइन हम ये रटवाए था कि ये वाला जो है किराएजीवी वाला लाइन कौन बोलता है? रिकार्डो बोलता है कि जो अस्थायी बंदोबस्त है इसके कारण क्या हो गया, किराएजीवी वर्ग यानी कि जमींदार का पैदा हुआ जो केवल अनुत्पादक आय पर निर्भर थे। तो 1, 2, 4 सही है। ठीक है, देखो यहाँ बोल भी रहा है निवेश नहीं करेगा। ठीक है, अब इस पे बम्बई में दक्कन की रैयतवाड़ी प्रणाली के उद्भव और उसके पीछे निहित औपनिवेशिक आर्थिक तर्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो बंगाल में लागू जो इस्तेमारी बंदोबस्त था उसके विपरीत थी बम्बई दक्कन की प्रणाली राजस्व निर्धारण राज्य और वास्तविक रैयत के बीच सीधे तौर पर बिना किसी बिचौलियों के किया गया। बिल्कुल, इसमें क्या किया गया कि बंगाल के इस्तेमारी के बंदोबस्त के बाद जो बम्बई में आपको लागू किया गया, बंगाल में क्या था अस्थाई, और जो बम्बई में लागू किया गया वो क्या था रैयतवाड़ी। बिल्कुल, तो इसमें तो बिना बिचौलिया को रखा गया रैयतवाड़ी में, सीधे किसान से संपर्क किया गया। ये सही है। ब्रिटिश अधिकारियों की नई राजस्व नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों को अधिकतम करना था। बिल्कुल अधिकतम करना था। साथ ही कृषि क्षेत्र में पूंजी संचय को पूरी तरीके से रोकना था। बिल्कुल, जो सरप्लस पहले ले लेता था उसको रोकना था। अब जो क्या करना था, जो सरप्लस आ रहा है उस पर टैक्स लगाना था, और सरकार ही क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी कृषि में। अब तो जो संचय हो रहा था सरप्लस का उसको रोकना था। ये भी सही है। दक्कन के प्रारंभिक बंदोबस्त में शर्तें तय करते समय अधिकारियों को यह सिद्धांत अपनाया गया कि भूस्वामी को केवल औसत लगान का ही अधिकार होगा और उससे अधिक राशि पर राज्य का दावा होगा। यही तो रिकार्डो कहना चाहता था, और यही बात तो 1820 के बाद जो साउथ है वहाँ पे लागू हो गया, रैयतवाड़ी में, महलवाड़ी में। ये सही है तीसरा। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा बोलना यहाँ गलत है। वो क्यों, देखते हैं दूसरा क्यों गलत है। दूसरा गलत है क्योंकि अंग्रेज का उद्देश्य निजी पूंजी संचय को रोकना नहीं बल्कि अनुत्पादक जमींदार किराएजीवियों को रोकना था ताकि वास्तविक उत्पादक निवेश कर सके। मतलब निजी पूंजी संचय को रोकना नहीं था कि आप अपना इतना जमा कर रहे थे उसको, ऐसा बात नहीं है, बल्कि जो जमींदार अनुत्पादक हैं, जो निवेश नहीं करना चाह रहे हैं, उसको रोकना था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी संचय को रोकना, निजी पूंजी संचय को रोकना नहीं बल्कि जो जमींदार क्या थे, अन्य उत्पादक हैं, जो निवेश कर रहा था उसको क्यों रोकेगा, लेकिन जो निवेश नहीं कर रहा है उसको रोकना है। वहाँ पे कितना क्वेश्चन है अभी, इतिहास के इस विशिष्ट अवतरण टेक्स्ट के आलोचनात्मक विश्लेषण के आधार पर कथन चुनिए। 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में औपनिवेशिक अधिकारियों की आर्थिक सोच में जमींदार वर्ग के प्रति एक गहरा अविश्वास और संदेह उत्पन्न हो गया था। बताओ, औपनिवेशिक अधिकारियों की आर्थिक सोच में जमींदार वर्ग के प्रति बिल्कुल हो गया था। देखो कितना ही क्रिटिकल बात बोल रहा है कि किस लिए हो गया था। पहले तो हुआ था कि नहीं हुआ था, ये स्टेटमेंट सही कि गलत, हो गया था सही। बताओ, औपनिवेशिक अधिकारी है, अब वो जिम्मेदार को किस तरीके से दिख रहा, अविश्वास और संदेह से। याद है अस्थाई बंदोबस्त में सारा पैसा पचा जाता, निवेश नहीं करता, ये तो उसी समय से ये जमींदार वर्ग क्या हो गया, टारगेट हो गया। अब ये कारण बोल रहा है कि क्योंकि डेविड रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांतों के प्रभाव में अधिकारियों का मानना था कि बंगाल के जमींदारियों ने अपनी जमीन को पट्टे पर देकर स्वयं को अनुत्पादक किराएजीवियों में बदल लिया था और कृषि सुधार में कोई निवेश नहीं कर रहे थे। बिल्कुल याद है, स्थायी बंदोबस्त में क्या करता था, जो ज़मीन को है वो लीज पर दे देता, वो खुद कहाँ चल जाता, शहर में। अब बस उसको पैसा से मतलब होता था, भले किसी तरीके से किसान पैसा दे, भले इस क्षेत्र में जो है, भले ये जो क्षेत्र है आपका, इसमें जो है आपका कृषि निवेश, कृषि में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे मतलब नहीं था। तो ए और दोनों से ही कथन कारण की व्याख्या करता है। अब हम लोग लास्ट पेज पे हैं, भगवान की दया से आते हैं। बॉम्बे में पहला राजस्व बंदोबस्त किस दशक में शुरू किया गया था, तो 1820, याद है ना, 1820, फिर 22 रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। डेविड रिकार्डो भी 1820 के समय का है।
र से रैयत, र से रिकार्डो। फिर यहाँ पे बोल रहा है 1830 के दशक के दौरान किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने का मुख्य कारण क्या था? तो कृषि उत्पादों की कीमत में भारी गिरावट। 1810 में तो क्या हुआ था, उपज में, कीमत में, सब में बढ़ोतरी था, लेकिन 30 में काम 35 हो गया, क्योंकि 1832 के बाद कृषि उत्पादकों की कीमत में तेजी से गिरावट है, जिसके कारण किसानों की आय कम हुई और राजस्व चुकाने में असमर्थ हो गए। ऊपर से आपको बताएंगे अभी आगे क्या बताए भी थे। 1860 में अमेरिकी गृह युद्ध में जो कपास का कीमत है, भारतीय कपास की कीमत वो और कम हो गया, जिसके कारण जो इंडियन फार्मर है उसका जो डिमांड है वो कम हो गया इसके कपास का। ये ऋण देने में असमर्थ हो गए, इस साहूकार के जाल में फंस गए। यही तो 1875 में कौन हो गया, दक्कन दंगा के रूप में देखने को मिलता है। 1832-34 के दौरान दक्कन के ग्रामीण इलाकों में क्या विनाशकारी घटना घटी थी? एक अकाल घटा। इस दौरान क्या घटा? अकाल घटा। जब किसान राजस्व चुकाने में असमर्थ होते तो ऋणदाताओं पर उनकी निर्भरता क्यों बढ़ जाती थी? तो उन्होंने अपना पिछला राजस्व चुकाने और दैनिक जरूरतों के आधार पर उधार लेना पड़ता था। राजस्व न चुका पाने की स्थिति में किसान के साथ क्या किया जाता है? तो उनकी फसलें क्या किए थे, जब्त कर ली जाती है, पूरा गांव पे जुर्माना लगा दिया जाता था। 1832-34 के वर्षों में जो अकाल आया ये तो पता ही है, यही कारण था। जो समय सिचुएशन खराब हो गया उसका दक्कन पे क्या प्रभाव पड़ा? तो एक थे पशुधन मर गया, आधी मानव जनसंख्या ग्रास बन गई, बचे हुए लोग खाद्यान्न संकट से जूझ रहे हैं। अभी हम लोग देखें क्या क्या क्रोनोलॉजी। 1810 में कीमत नीचे हो गया, बल्कि ऊपर हो गया था अनाज का। 1830 में अकाल पड़ गया तो कीमत नीचे चला गया। 1860 में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास की कीमतें नीचे चल गया, और 1875 में दक्कन विद्रोह हो गया। ये सब चीज़ देखें। राजस्व चुकाने और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान को किस पर निर्भर होना पड़ता? तो बताए थे ऋणदाताओं पर निर्भर हो रहे थे। यही ऋणदाता है धीरे धीरे क्या कर रहे थे, जमींदार की दया पे नहीं, कोई भी दया करेगा, कर्ज लेने लगते हैं और कर्जाल में फंसाते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कथन कारण में 1820 के दशक में बंबई में लागू की गई पहले राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के बाद शुरुआती वर्षों में किसान अपने मूल गांव को त्याग कर नए और कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। बिल्कुल, अपने बेसिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित राजस्व की मांग अत्यधिक ऊंची थी और इसे वसूल करने वाली कलेक्टर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने तथा अपनी प्रशासनिक कार्यकुशलता साबित करने के लिए अत्यंत क्रूरतापूर्वक कठोर वसूल करते हुए। यही तो बात है, बहुत लोग तो गांव छोड़ के चले गए, ठीक है, और क्योंकि इतना जब होगा तो नहीं छोड़ के चले जाएंगे, वसूल किया जा रहा है एकदम कठोर तरीके से। फिर यहाँ पे बोला 1830 के दशक की बात है। 1830 के दशक में बम्बई के दक्कन में ग्रामीण क्षेत्रों में उपजे गंभीर संकट और मानवीय संकट के संदर्भ में विचार कीजिए। 1832 के बाद कृषि उत्पादों के बाजार मूल्य में अप्रत्याशित गिरावट हुई, जिसका सीधे तौर पर किसानों की क्रय शक्ति और आय कमजोर हुई। याद है 1832 के समय में जो है, जो अनाज की कीमत है वो कम हो गया क्योंकि अकाल पड़ा था। कृषि संकट इस दौर में आए भयानक अकाल और दक्कन के देहाती इलाकों में लगभग आधी मानव एक तिहाई पशु समाप्त हो गए। बिल्कुल यही कृषि संकट था 1832 का। अब जब ये दोहरा संकट आ रहा है, एक तो जो फसल उगे हैं उसका बाजार में मूल्य कम हो जा रहा है, दूसरा अकाल पड़ जा रहा है, तो यही है जो दोहरा संकट है, मूल्य गिरावट हो रहा है एक तरफ अकाल पड़ रहा है। इसके बावजूद भी जो औपनिवेशिक सरकार है अपने विशेष सरकार ने संवेदनशील दिखाते हुए राजस्व की बकाया राशि को पूरी तरीके से माफ़ कर दिया। वह माफ़ कर देगा, कभी माफ़ नहीं कर सकता है दोहरा संकट के बावजूद भी।
अब ये देखिए परिणाम के ऊपर है। दक्कन के किसान ऋणदाताओं साहूकारों पर बढ़ती निर्भरता और उनके ऋण जाल में फंसने की क्रमिक घटनाक्रम के संबंध में कौन सा जो लॉजिक है सबसे सटीक बैठ रहा है? तो बी वाला। पहले तो अत्यधिक राजस्व की मांग कर रहा है, फिर उसके बाद अकाल और मंदी के कारण आय में गिरावट हो रही है। 1832 में अकाल आ रहा है, 30 के दशक में अनाज की कीमत में कमी हो रही है। इससे पहले क्या होता, 1810 के दशक में अनाज की कीमत बढ़ी भी थी, इस कारण अत्यधिक राजस्व की मांग कर रहे हैं लोग। अब ये हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, राजस्व चुकाने में दैनिक जरूरतों जैसे कि ये सब बैल खरीदना, शादियाँ, इसके कारण क्या कर रहा है, अभी राजस्व तो चुकाना था लेकिन अकाल था। अब इसके मीट के लिए क्या करता है लोग, ऋण जाल में फंसता है। अब कर्ज का ब्याज बढ़ना, पुरानी राशि बकाया होने लगा। अब इसके कारण जो ऋणदाताएं हैं उस पर पूर्णतः निर्भर हो गए, अस्थायी ऋण जाल में फंस गए लोग। तो ये सही है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो सी। बम्बई दक्कन के राजस्व प्रशासन और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के विषय में पाठ में दिए गई जानकारी के आधार पर असत्य कथन चुने। 1830 के दशक के उत्तरार्ध 1832-34 के दौरान दक्कन के जो लोग अकाल के से किसी भी तरीके से जीवित बच गए थे, उनके पास विभीषिका का सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार मौजूद था? नहीं भाई, कोई भंडारा मौजूद नहीं था। दक्कन के जिन क्षेत्रों में शुरुआत में राजस्व बंदोबस्त हुआ था, वहाँ की जमींदार अक्सर घटिया किस्म की थी और वर्षा की मात्रा पर भी अनिश्चित व कम होती थी। बिल्कुल, कोई नहीं देता टैक्स तो उसको मार दिया जाता है। ऋणदाताओं से उधार लिए गए धन का उपयोग न केवल राजकीय कर चुकाने के लिए करते बल्कि शादी ब्याह में भी करते थे लोग। बिल्कुल सही। तो यहाँ हो गया ये पूरा चैप्टर। लास्ट अब देखो, ये एनसीईआरटी का 1857 पे क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह संपूर्ण भारत में समान रूप से नहीं फैला। बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण भारत के पंजाब के कई क्षेत्रों ने विद्रोह में सक्रिय भागीदारी नहीं दिखाई। बिल्कुल, जो दक्षिण भारत था वो नहीं शामिल हुआ, पंजाब भी नहीं शामिल था, पश्चिम उत्तर भारत में नहीं शामिल था, न पूर्वी उत्तर भारत शामिल था। केवल कौन था, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यूपी, ये सब वाला क्षेत्र शामिल था। तो ये याद रखेंगे, जो आप 1857 का विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला था। साउथ में तो बिल्कुल नहीं, पंजाब में भी बिल्कुल नहीं। स्पेशली एनसीईआरटी पंजाब का नाम मेंशन किया है। तो धन्यवाद, जय माता दी।